मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय में अध्ययन और स्वतंत्रता आंदोलन और संबंधित घटनाओं के बारे में आपको जानकारी देंगे। इन घटनाओं में हम आपको इससे पहले जो वाला जो वीडियो डाले थे उसमें मुस्लिम लीग के बारे में बताए थे और लीग के द्वारा पाकिस्तान की मांग किस तरीके से की गई इसके बारे में हमने जानकारी दिए थे। अब हम देख रहे हैं कि भारत का विभाजन किस परिस्थितियों में हुआ और कैबिनेट मिशन की क्या अनुशंसा थी और माउंटबेटन योजना और भारत का विभाजन किस प्रकार से हुआ और उसके बाद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में क्या क्या प्रावधान थे, इसके बारे में हम आपको विस्तार से जानकारी प्रदान करेंगे। इसीलिए आप लगातार इस वीडियो को देखिए और इसके कुछ प्रश्नों के उत्तर भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो आप उन प्रश्नों के उत्तरों को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कीजिए। देखिए कि भारत का विभाजन द्वितीय विश्व युद्ध के समय कांग्रेस ब्रिटिश शासन के साथ सहयोग को तत्पर थी, परंतु कांग्रेस चाहती थी कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल स्वराज्य देने संबंधी एटलांटिक चार्टर की घोषणा को भारत पर ही लागू करे। चर्चिल ऐसी घोषणा को तैयार नहीं थे, अतः दोनों पक्ष के मध्य गतिरोध उत्पन्न हुआ और युद्ध के मोर्चों पर अंग्रेजों की स्थिति अच्छी नहीं थी। दक्षिण पूर्वी एशिया में जापान की स्थिति दृढ़ हो रही थी और ऐसी स्थिति में चर्चिल युद्ध कार्य में भारतीयों का सहयोग चाहता था। इस स्थिति में चर्चिल ने सर स्टेफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा और क्या घोषणा हुई। देखिए, क्रिप्स जब भारत आए तो उनके द्वारा क्या क्या घोषणाएं की गई या क्रिप्स प्रस्ताव क्या था। क्रिप्स प्रस्ताव क्या था, तो द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने की इच्छा, युद्ध के मोर्चे पर मित्र राष्ट्रों की स्थिति खराब होना तथा विश्व जनमत के दबाव के कारण ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स को भारत भेजा था और क्रिप्स ने भारत में 22 मार्च 1942 को भारत पहुंचा और सभी प्रमुख राजनीतिक दलों से विचार विमर्श किया और भारत के वैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए क्रिप्स अपने साथ प्रस्ताव 2 भागों में थे, युद्ध के समय लागू होने वाले और युद्ध के बाद लागू होने वाले। इस प्रकार के 2 प्रस्ताव थे क्रिप्स के द्वारा लाए गए थे। जो क्रिप्स के प्रस्ताव कांग्रेस को संतुष्ट नहीं कर सके क्योंकि उसने युद्ध के बाद औपनिवेशिक स्वराज्य देने की बात कही गई थी, जबकि कांग्रेस की मांग पूर्ण स्वराज्य की थी, लेकिन इसलिए असंतुष्ट थी क्योंकि इसमें उनकी पाकिस्तान की मांग को स्पष्ट रूप से स्वीकारा नहीं गया था। कांग्रेस और लीग के अतिरिक्त सिखों, हिंदू महासभा, दलितों तथा अन्य ने भी प्रस्तावों से सहमति जताई और लॉर्ड वारेल्स अक्टूबर 1943 में गवर्नर जनरल बनकर भारत आए। वारेल्स भारत के वैधानिक गतिरोध को हल करना चाहता था। उसने जो योजना प्रस्तुत की उससे यह स्पष्ट आभास हुआ कि ब्रिटिश सरकार भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करके स्वशासन के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रही है। वारेल ने जो योजना प्रस्तुत की उस पर विचार करने के लिए भारतीय नेताओं का एक सम्मेलन हुआ और यह 25 जून 1945 को जो शिमला सम्मेलन आरंभ हुआ। सम्मेलन में यह तय हुआ कि कांग्रेस मंत्रिमंडल मिला जुला होगा तथा उसमें 14 मंत्री होंगे और 5 कांग्रेस और 5 लीग के और 4 वायसराय के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। वायसराय ने कांग्रेस तथा लीग को 18 व 12 नाम देने को कहा। कांग्रेस ने जो सूची वायसराय को भेजी उसमें 2 सदस्य मुस्लिम थे, परंतु जिन्ना चाहते थे कि मुस्लिम प्रतिनिधि लीग के सदस्यों में से ही हो। तो इसका कारण यह था कि जिन्ना कांग्रेस को हिंदू संस्था सिद्ध करके लीग को भारतीय मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था होने का दावा करता था। लीग के असहयोग के कारण शिमला सम्मेलन असफल हुआ। जो मुस्लिम लीग के असहयोग के कारण जो शिमला में सम्मेलन हुआ था वह असफल हुआ। जिन्ना के हट और दुराग्रह के समय वारेल ने हथियार डाल दिए। इस प्रकार से भारत के भाग्य का निर्माण करने के संबंध में उसे वीटो का अधिकार देकर सरकार ने एक बार पुनः फूट डालो और राज्य करो की नीति का अनुसरण किया। इसी प्रकार के कैबिनेट मिशन शिमला सम्मेलन की असफलता के बाद इंग्लैंड की नई मजदूर दल की सरकार ने भारत की स्थिति को ठीक करने से
ठीक से जानकारी लेने के लिए एक शिष्टमंडल भारत भेजा। ब्रिटिश संसदीय शिष्टमंडल ने अपनी रिपोर्ट में भारत में सत्ता को तुरंत हस्तांतरित किए जाने की अनुशंसा की। इस स्थिति में ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड एटली ने कैबिनेट मिशन भारत भेजा। कैबिनेट मिशन भारत के भावी स्वरूप को निश्चित करने वाली एक योजना 16 मई 1946 को प्रस्तुत की गई। योजना के दो मुख्य आधार थे: अंतरिम सरकार की स्थापना की तात्कालिक योजना और संविधान निर्माण की दीर्घकालिक योजना। तो देखिए कि कैबिनेट मिशन का क्या उद्देश्य था और वह उद्देश्य कहाँ तक सफल हुआ। तो कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य दो थे: अंतरिम सरकार की स्थापना की तात्कालिक योजना और संविधान निर्माण की दीर्घकालिक योजना। ये दो उद्देश्य से वो कैबिनेट मिशन भारत आया था। अब इसमें फिर कहाँ तक ये सफल हुआ, इसके बारे में हम देखते हैं। 6 अगस्त 1946 को वायसराय ने कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के निर्माण में सहयोग देने के लिए अनुरोध किया। इस बीच लीग ने पाकिस्तान की मांग का दबाव बढ़ाने के लिए 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई का निश्चय किया और लीग और जिन्ना की हठधर्मिता के कारण देश भर में सांप्रदायिक दंगे हुए। 6 और फिर 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार ने शपथ ली। सरकार को सुचारू रूप से कार्य करते देख लीग ने सरकारी कार्यों में अवरोध डालने की नियत से अंतरिम सरकार ने स्वीकार किया। इससे वातावरण खराब हुआ। सरकार ने दोनों पक्षों में समझौता कराने के प्रयास किए, किंतु लीग की दबाव नीति के कारण समझौता नहीं हो पाया। इन्हीं परिस्थितियों में 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड एटली ने भारत छोड़ने की घोषणा कर दी। तो इस प्रकार से हमको लीग के बारे में कैबिनेट मिशन का क्या उद्देश्य था, तो उसके बारे में हमको लिखना है कि कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य था अंतरिम सरकार की स्थापना की तात्कालिक योजना और संविधान निर्माण की दीर्घकालिक योजना के उद्देश्य से यह भारत आया था। और यह उद्देश्य कहाँ तक पूर्ण हुआ, तो हमें यहाँ से लिखना है कि 6 अगस्त 1947 को वायसराय कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार का निर्णय में सहयोग के लिए अनुरोध किया गया। और फिर इसी बीच लीग ने पाकिस्तान की मांग का दबाव बढ़ाने के लिए 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई का निश्चय किया और लीग और जिन्ना की हठधर्मिता के कारण देश भर में सांप्रदायिक दंगे हुए। तो और 6 फिर उसके बाद में हमें 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार ने शपथ ली। सरकार के सुचारू रूप से कार्य करते देख लीग ने सरकारी कार्य में अवरोध डालने की नीयत से अंतरिम सरकार ने स्वीकार किया कि इससे वातावरण खराब हुआ और सरकार ने दोनों पक्षों में समझौता कराने के प्रयास किए, किंतु लीग की दबाव नीति के कारण समझौता नहीं हुआ। इस प्रकार से आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना है और उसके आगे ये भी लिखना है कि इन्हीं परिस्थितियों में 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड एटली ने भारत छोड़ने की घोषणा की। ये आपका उस प्रश्न का आंसर है। इसके बाद में माउंटबेटन योजना और भारत का विभाजन। 23 मार्च 1947 को लॉर्ड वारेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन भारत का नया गवर्नर जनरल बना। तो 23 मार्च 1947 को कौन बने लॉर्ड गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड माउंटबेटन भारत के नए गवर्नर जनरल बने। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें पूर्ण अधिकार देकर भारत भेजा था, जिससे वे कैबिनेट योजना के अनुसार गठित संविधान सभा के माध्यम से भारतीयों को शासन सत्ता सौंप सके। कांग्रेस के नेता विभाजन नहीं चाहते थे, परंतु लीग विभाजन के अलावा कुछ नहीं चाहता था, यानी मुस्लिम लीग विभाजन ही करना चाहता था। विभाजन के अलावा उसे कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। अंततः सांप्रदायिक पागलपन के ज्वर के समक्ष विवश होकर कांग्रेस को भारत का विभाजन के लिए सहमति देनी पड़ी। इस प्रकार से भारत का विभाजन हुआ था। अंतरिम सरकार की अपंगता और सांप्रदायिक हिंसा का ज्वार, मुस्लिम लीग की हठधर्मिता और कांग्रेस नेताओं उनकी व्यवस्था और ब्रिटिश कूटनीति के परिणाम स्वरूप भारत का विभाजन हुआ। और माउंटबेटन ने जो योजना प्रस्तुत की उसके अनुसार भारत 2 भागों में बटा, भारत और पाकिस्तान में विभाजित हो गया और हो जाने तथा सत्ता का हस्तांतरण 15 अगस्त 1947 को उनके संबंधित प्रावधान किया गया। योजना में पंजाब
बंगाल और सिंध और असम और बलूचिस्तान के विषय में स्पष्ट नीति निर्धारित की गई और माउंटबेटन की योजना को कांग्रेस ने स्वीकृति प्रदान की। मुस्लिम लीग समस्त बंगाल, असम और पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और बलूचिस्तान को पाकिस्तान में मिलाना चाहती थी, परंतु माउंटबेटन के दबाव के आगे उसे योजना को स्वीकार करना पड़ा। इस प्रकार से भारत का विभाजन किया गया था। अब हम देखते हैं जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में हम अध्ययन करेंगे। और एक प्रश्न भी आता है कि भारतीय स्वाधीनता अधिनियम क्या था और उसके प्रमुख प्रावधानों को लिखिए। ये आपको 5 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसलिए आपको तैयार भी करना है। तो देखिए कि माउंटबेटन की योजना अनुसार अंग्रेज सरकार ने हस्तांतरित किया कार्रवाई को पूर्ण करने के लिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का प्रारूप तैयार किया। प्रारूप को कांग्रेस और लीग के अनुमोदन के लिए भेजा गया था। अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात विधेयक को ब्रिटिश संसद ने पारित किया और 18 जुलाई 1947 को उसने अधिनियम का रूप दिया गया। जो भारत सरकार अधिनियम है 18 जुलाई 1947 को उसने अधिनियम का रूप ले लिया। अब आता है इसके प्रमुख प्रावधान क्या क्या थे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में कुल 20 धाराएं और 2 परिशिष्ट थे। इसके प्रमुख प्रावधान इस प्रकार थे। भारत को 2 अधिराज्य, देखिए इसको आराम से समझिए कि भारत के 2 अधिराज्य बने। सभी जानते हैं कि 2 अधिराज्य बने, भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान में बांटा गया। गवर्नर जनरल ने 15 अगस्त 1947 को भारत का दायित्व भारतीय नेताओं के हाथ में सौंप दिया। तो ये हो गया नंबर 1 पॉइंट। 2 अधिराज्य बने थे और 15 अगस्त 1947 को अपना देश स्वतंत्र हुआ था, तो सारा जो भारत है भारत के नेताओं के हाथ में सौंप दिया गया। फिर दूसरा आता है अधिनियम के अनुसार प्रत्येक अधिराज्य में एक गवर्नर जनरल होगा। एक गवर्नर जनरल होगा जिसकी नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट करेगी। ये हो गया गवर्नर जनरल वाला कि जब 2 राज्य बन गए तो उसका दोनों के अलग अलग गवर्नर जनरल बनेंगे। फिर दोनों अधिराज्यों की सीमाएं निर्धारित की गई। इसके अतिरिक्त जनमत संग्रह के आधार पर बंगाल, पंजाब और असम के विभाजन तथा उनकी सीमाओं के निर्धारण के संबंध में बातें तय की गई। दोनों अधिराज्यों की संविधान सभाओं को उनका संविधान बनाने का अधिकार दिया गया। नंबर 1 तो 2 अधिराज्य बन गए। नंबर 2 में आता है गवर्नर जनरल। फिर जब तीसरे नंबर में क्या आता है तो सीमाओं का विभाजन हो गया। तीसरे में सीमाओं का विभाजन आ गया। चौथे में जब सीमाएं भी हो गई तो अब अपना संविधान निर्माण करेंगे। जब तक संविधान निर्माण नहीं होता तब तक भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ही शासन चलेगा। ये अपना चौथा पॉइंट हो गया। उसी प्रकार से हम देखते हैं 5वां पॉइंट, भारत सचिव का पद समाप्त करके उसके स्थान पर राष्ट्रमंडल सचिव की नियुक्ति का प्रावधान रखा गया। तो इस प्रकार से हमें इसको 5 पॉइंट तैयार करना है। आप इसको 1-2 बार यदि अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको तैयार हो जाएंगे। 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कोई भी कानून भारत का कानून नहीं होना था। इस प्रकार स्वतंत्रता अधिनियम प्रभावी होते ही भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्ति मिल गई। भारत की स्वतंत्रता एक नए युग के आरंभ का सूचक थी और भारतीयों को अपना भाग्य स्वयं निर्माण करना था। 14 और 15 अगस्त की आधी रात को दिल्ली में संविधान सभा का विशेष अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के एक भाग के रूप में भारत की स्वतंत्रता घोषित की गई और लॉर्ड माउंटबेटन नवीन भारतीय अधिराज्य के गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए। तो बोला जाता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे तो लॉर्ड माउंटबेटन। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन है तो लॉर्ड माउंटबेटन। इस प्रकार से हमने आपको भारत किस प्रकार से विभाजित हुआ और फिर भारत विभाजन के पश्चात जो भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 बना था उन दोनों के बारे में हमने अध्ययन किया। अब भारत विभाजन के बाद की जो प्रक्रियाएं हैं हम उसको अध्ययन करेंगे और जो कुछ प्रश्न आपको नेक्स्ट वीडियो में नहीं बताए गए हैं उन हम प्रश्नों के उत्तरों को आपको बताएंगे। इसलिए आप जो प्रश्न उत्तर लगातार बताते जा रहे हैं उनको आप तुरंत उत्तर पुस्तिकाओं में नोट करते जाइए और अपने पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद और लगातार वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।